नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ प्रीति। अगर आप हेल्दी डाइट लें, अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छी चीज़ों को शामिल करें, तो फिर आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या से खुद ब खुद बचे रहेंगे। जैसे अगर हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक हो, योग, व्यायाम इत्यादि इन चीज़ों को अगर शामिल कर लें अपने जीवन शैली में, तो फिर हम जो है कई तरह के रोगों को खुद मात दे सकते हैं, यानी हमें कई तरह के रोग से हम खुद बच सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ स्टाइल है कि इसमें कई तरह के रोग, वैसे भी हम छोटे मोटे रोगों से अमूमन घिरे रहते हैं। अगर मैं इन रोगों की बात करूं तो एक रोग है जो पेट से संबंधित। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कई तरह के रोगों के बारे में आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं और आज हम जिक्र करेंगे पेट से संबंधित रोग के बारे में कि पेट से संबंधित रोग क्या है और फिर इससे बचा कैसे जाए, कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ जायसवाल। आप पेट और लीवर संबंध से विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो पेट की दुनिया है अगर हम कहें तो एक तो बहुत ही विस्तार है, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं चाहे वो हमारे लिए हानिकारक हो या लाभदायक हो, सब कुछ उसमें इनटेक होता है। क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, कैसे काम करता है, कैसे हमारे लिए संतुलित चीज़ को चुनता है या छानता है, हम कहें, हम तमाम बातों को जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और डीडी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पेट रोग के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैसा कि इनका प्रश्न है कि पेट में क्या क्या अंग होते हैं, तो जब हम लोग पेट बोलते हैं तो उसमें बेसिकली दो प्रकार के अंग सिस्टम्स हैं, जो कि पहला है पाचन तंत्र, जिसमें कि हमारा स्टोमक है जहाँ सबसे पहले खाना जाता है, फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है जिससे होते हुए खाना बाहर निकलता है, और इनको पचाने में मदद करने के लिए दो अंग हैं जो हैं लीवर और पैनक्रियाज, जो अलग अलग तरह के जूसेस बनाते हैं जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो ये तो पहला हो गया। और दूसरा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि किडनीज, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, जिससे कि पेशाब बनती है और बाहर निकलती है। तो आज हमारा फोकस रहेगा पाचन तंत्र के बारे में और बात करने का। तो और आप क्या इसमें जानना चाहते हैं, बताइए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि कई तरह के अंग हैं हमारे उसमें, स्पेशली जो अपने लीवर की बात की है, तो मेरा सवाल भी यही रहेगा कि किस किस तरह के जो रोग हैं वो इस जो हमारे पेट के जो अंग हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, फिर कौन कौन से रोग अमूमन पेट में हो सकते हैं। तो पाचन तंत्र के हर एक पार्ट का अपना अपना रोग है जो हो सकता है। जैसे अगर हम शुरू करें स्टोमक से, जहाँ सबसे पहले खाना जाता है, क्योंकि वहाँ एसिड बनता है जिससे खाना डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ एसिड संबंधित रोग हो सकते हैं। जैसे किसी को गैस की समस्या है या पेट में अगर अल्सर हो गया, वो समस्या है जिससे लोग समझते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत खाना को अवशोषित करने में मदद करती है, यानी वहाँ खाना सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। तो वहाँ जब कुछ बीमारियाँ होती हैं तो लोगों को वो डायरिया, डिसेंट्री या वेट लॉस के रूप में प्रेजेंट करती हैं। अगर लीवर में समस्या हो रही है तो जो सबसे कॉमन है आजकल की, लीवर में अधिक वसा का जम जाना, वो फैटी लीवर के रूप में प्रेजेंट करती है। अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ी तो आगे चल के सिरोसिस हो सकता है लीवर में। और पैनक्रियाज में एक क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस नाम की बीमारी होती है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, जिसमें कि पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है। तो अमूमन ये मोटे तौर पर ये सब बीमारियाँ हैं जो सारे अंग में हो सकती हैं। और एक लास्ट कैटेगरी जो मैं मेंशन करूँगा कि कहीं पर भी कैंसर हो जाना, तो ये कैंसर हमारा, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी अंग में हो सकता है, पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज, कहीं भी। तो हर अंग में कई प्रकार की बीमारियां हैं और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या हो सकता है। बिल्कुल। यानी कि अगर हम ये कहें कि पेट में ऐसा कोई रोग नहीं है जो नहीं हो सकता है, गैस से लेकर के कैंसर तक, यानी ये तमाम तरह के जो रोग है, यानी कि हल्के रोग से लेकर के गंभीर रोग तक पेट में होने की आशंका बनी रहती है। आइए देखते हैं इसी पर हमारा ये खास रिपोर्ट। पेट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो न केवल भोजन का पाचन करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी केंद्र है। हम जो कुछ भोजन करते हैं वह मुंह से होकर हमारे पेट में जाता है, जहां भोजन का पाचन होता है और इससे हमारे शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गलत खान पान और दिनचर्या के कारण हम कई तरह के पेट की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इन बीमारियों में कुछ बेहद ही गंभीर तो कुछ पाचन संबंधी समस्याएं हैं जो आमतौर पर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। पेट से संबंधित बीमारियों में अपच, चक्रीय उल्टी सिंड्रोम, दस्त, गैस्ट्रोपेरेसिस, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, पेट का ट्यूमर,
पेट का कैंसर आदि प्रमुख हैं, जिनका समय रहते इलाज अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए पेट से संबंधित बीमारियों से बचाव के उपाय को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम पेट की बीमारियों की बात करें, इसके कई कारण हो सकते हैं। अत्यधिक तला हुआ, मसालेदार और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन पेट में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस तरह के खाने का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता। मानसिक तनाव का पेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पेट में अत्यधिक गैस बनने लगता है और खट्टे डकार के साथ उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है। अस्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम की कमी और नींद की कमी पेट की बीमारियों का प्रमुख कारण है। इससे हमारी पाचन प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित होती है। हाइजीनिक खाना और पानी के कारण बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमण भी पेट की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। धूम्रपान और शराब का सेवन, ये दोनों तत्व पेट में जलन और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पेट की बीमारियों के लक्षण विविध हो सकते हैं, जिसमें शामिल हैं पेट में दर्द या असहजता, भूख में कमी, उल्टी या मतली, दस्त या कब्ज, पेट में गैस और सूजन। पेट की बीमारियों से बचाव के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करें, ये फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं। साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और किनोआ का सेवन करें। तला हुआ और मसालेदार भोजन कम करें। भोजन ताज़ा और गर्म होना चाहिए। हमें बाज़ार का कुछ भी खाने से बचना चाहिए। फास्ट फूड नूडल्स हमारे पेट के लिए अत्यंत घातक हैं। रोज़ाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें। यह पाचन को सुधारने और तनाव को कम करने में मदद करेगा। योग और ध्यान भी तनाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी साफ हो और प्रदूषित ना हो। यह पाचन तंत्र को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करता है। ध्यान, प्राणायाम या अन्य मानसिक स्वास्थ्य तकनीकों का अभ्यास करें। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए। यह हमारे पाचन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग लिवर को डैमेज करता है। हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, जिससे शरीर को आराम और पुनः ऊर्जा मिल सके। पेट को बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हमें हमेशा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हमेशा हाथ धोएं, विशेषकर खाने से पहले और बाद में। पानी और खाने की सामग्री की स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि आपको कोई लक्षण महसूस हो रहा हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने गैस्ट्रिक की बात की है। मैं अब पहला सवाल ही इसी पे लेना चाहूँगी, गैस से संबंधित। जो गैस की संभावना जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पे आपका क्या कहना है, कैसे इससे निजात मिले? अगर हमारा खाना पीना कुछ ऐसा है जो कि ज़्यादा मसालेदार है या ज़्यादा वसा युक्त है, फैट ज़्यादा है उसमें, तो एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होती है और उस डिस्कम्फर्ट को वो गैस के रूप में महसूस करता है कि पेट के अंदर कुछ फूल रहा है। तो पेशेंट बस वही महसूस करेगा। अंदर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एसिड ज़्यादा बनना या जो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है स्टोमक के अंदर, जो एसिड से हमारा पेट तो नहीं डाइजेस्ट होता है, हम कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारा पेट भी तो उसी चीज़ों का बना हुआ है, तो वो नहीं डाइजेस्ट होता है क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। कई बार होता है कि वो लाइनिंग डैमेज हो गई और जो एसिड हमारे पेट में बन रहा है वो पेट को ही, मसल्स को डैमेज करने लगता है, उस लाइनिंग को, तो उस केस में पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। तो ज़्यादातर ये हो रहा है क्योंकि हमारा खान पान बहुत अव्यवस्थित हो गया है। तो अगर कोई बहुत दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा समय तक फास्टिंग कर रहा है कोई, या उसके खाने पीने का टाइम बिल्कुल इरेगुलर है, या वो जंक फूड ले रहा है ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा वसा है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मसाले बहुत ज़्यादा हैं, या तीखा खाना है, तो उससे भी एसिडिटी बढ़ने की संभावना होती है, पेट में अल्सर बढ़ने की संभावना होती है। फिर जो खाने की जो गुणवत्ता है, यानी कि उसका अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है तो कुछ इन्फेक्शंस चले जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो कि स्टोमक के लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं और फिर उसके वजह से भी अल्सर्स बन सकता है। कई बार जो कुछ लोग जो है उनको वैसे भी खाने का मन नहीं करता है, जैसे कई तरह की वो दवाई का अगर सेवन कर रहे हैं, मतलब कई रोग से वो जूझ रहे हैं, कई तरह की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो वैसे में भूख का नहीं लगना, ये किस तरह की समस्या है सर? ये बेसिकली जो दवाई ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स,
जो हमारे भूख लगने का जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे पेट में नहीं है, बेसिकली हमारे ब्रेन में है। हमारा ब्रेन सेंस करता है कि अब भूख लगी है और मुझे खाना खाना चाहिए। तो जब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, मल्टीपल दवाइयाँ कोई पेशेंट ले रहा है, खासकर कैंसर के पेशेंट्स या कोई क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट्स, तो वो जो उतनी सारी दवाइयाँ हैं उनके वजह से वो जो भोजन को सेंस करने के जो अंग हैं हमारे ब्रेन में वो थोड़े अल्टर्ड हो जाते हैं और भूख लगने की प्रक्रिया पेशेंट को महसूस ही नहीं होता है कि उसे भूख लग रही है। तो इस केस में उन्हें अपने दवाइयों का डोज एडजस्ट कराना चाहिए, जितनी कम से कम दवाइयाँ हो सके वो खाएं। पेट रोग विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए, वो आपको सलाह देंगे कि कौन सी दवाइयों से एसिड की सिक्रेशन थोड़ी कम की जा सकती है। कुछ उन्हें फल और जूस वगैरह पे जाना चाहिए जिससे कि थोड़ा उनका एपेटाइट बढ़े या भूख लगने की प्रक्रिया थोड़ा तेज हो। उन्हें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि मल्टीपल बीमारी की वजह से प्लस उसकी दवाइयों की वजह से किसी की भी भूख लगने की क्षमता कम हो सकती है जी। तो उसको फिर तरीके से इवेलुएट करके जी। आपने अल्सर की बात की तो मैं थोड़ा लौट के उस पर आऊँगी। अल्सर का फिर इलाज क्या है सर? अल्सर, पेट में अल्सर होने का इलाज ये है कि 2 कारण है जिससे पहले अल्सर होता है। एक तो जो जैसे मैंने बताया कि एसिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में बनता है। जैसे अगर कोई इंसान कोई भी चिकन खा रहा है या मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, जो भी हम खा रहे हैं, हर वो चीज़ डाइजेस्ट हो जा रही है हमारे पेट में, वो इतना स्ट्रॉन्ग है एसिड है। हमारा स्टोमक की लाइनिंग भी उसी चीज़ से बनी हुई है। वो एसिड वहाँ बन रहा है लेकिन हमारा स्टोमक नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, हो जाना चाहिए था क्योंकि इतना एसिड बन रहा है। तो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। जैसे इस टेबल के ऊपर ये शीशा रखा हुआ है, तो हम इस पर पानी गिराएंगे तो नीचे का कपड़ा नहीं भीगेगा, वो शीशा ही भीगेगा। तो अब 2 तरीका हो सकता है, या तो हम इस पर कुछ इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल डाल दें कि वो शीशा को डैमेज करके अंदर के लाइनिंग को डैमेज कर दे, या फिर ये शीशा टूट गया और जो हम इस पर पानी डालेंगे तो कपड़ा भीग जाएगा जी। तो ये 2 प्रक्रिया से अल्सर बनता है कि हम अगर कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया हमें खाने से कि जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है वो डैमेज हो गई, और जो एसिड अब बन रहा है नॉर्मल हर इंसान में, वो एसिड नीचे जाके मसल्स को इन्वॉल्व कर लिया और स्टोमक में अल्सर बन गया। तो इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ इन्फेक्शन जैसे दर्द निवारक दवाइयाँ जो होती हैं वो सबसे अधिक कल्प्रिट होती हैं अल्सर बनाने के लिए। कि कोई ओवर द काउंटर या अपने मन से थोड़ा सा सर दर्द हुआ, बुखार हुआ और खुद से आप काउंटर पे गए, दर्द की दवा ले लिए जिसका डोज और सही आपको नहीं मिला, और आपने कुछ दिनों तक लिया, तो वो दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं दर्द निवारक, उससे वो लाइनिंग डैमेज होती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जो अगर हम रोड साइड का खाना खा रहे हैं जिसमें अधिक साफ़ सफाई का नहीं ध्यान रखा गया है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो बहुत ही कॉमन है, और उस इन्फेक्शन की वजह से भी वो लाइनिंग डैमेज होती है और वो अल्सर बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे अल्सर बनता है, और इसमें पेशेंट को बहुत दर्द होता है, खाना खाने के बाद दर्द तेज़ होने लगता है। तो इसमें और नॉर्मल जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं उससे उन्हें नहीं रिलीफ मिलता है, वेट लॉस होने लगता है। कभी कभी अगर अल्सर ज़्यादा बड़े हैं तो उन्हें उल्टी में या मल में खून आ सकता है। तो इन सब के बाद होने पर उनको मिलना चाहिए डॉक्टर से। इसको एंडोस्कोपी के द्वारा कंफर्म किया जाता है, और इसकी एडिक्वेट दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो 2 से 4 हफ्ते की दवाइयों के बाद उस अल्सर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है जी। आपने मल में खून की बात की, यानी जो स्टूल में जो ब्लड का आना और एक कब्ज उसमें भी आना, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लोगों को समझ नहीं आता मुझे कब्ज है या फिर कहीं मुझे जो जिसे हम आम भाषा में बवासीर के नाम से जानते हैं, कहीं वो तो नहीं हो गया है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, पहले तो मैं चाहूँगी इस चीज़ को थोड़ा अलग करें कि क्या है वो, क्या स्टूल की समस्या है या कब्ज की समस्या है, और ये क्यों होता है? तो गैस के बाद जो सबसे कॉमन समस्या है जिससे लोग पीड़ित हैं वो है कब्ज। तो कब्ज पहले क्या है, जैसे कि किसी भी आदमी को अगर ये महसूस हो रहा है कि जब वो मल त्यागने या स्टूल पास करने जा रहा है तो उसे ये फीलिंग आ रही है कि मुझे थोड़ा सा और स्टूल पास होता, तो या तो उसे सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन इसे कहते हैं कि उसे फीलिंग होती है कि नहीं अभी और होता और उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, यानी कि अगर वो रोज़ एक बार जाता था पहले तो अब उसे 2 दिन या 3 दिन में एक बार स्टूल पास हो रहा है। तो इस समस्या को कब्ज कहते हैं। या स्टूल पहले सॉफ्ट हो रहा था या वेल फॉर्म्ड था, अब उसे बहुत ही गुठली की तरह टाइट स्टूल्स हो रहे हैं, तो इन सब समस्याओं को कब्ज बोलते हैं। अब जहाँ तक बात है कि अगर कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि आपका डाइट ठीक है लेकिन फिर भी आपको नहीं हो रही है स्टूल पास करने में दिक्कत, तो यूजुअली ये ओल्ड एज पेशेंट्स में देखा जाता है कि जैसे हमारे बॉडी की एक मूवमेंट है हाथ का पैर का,
वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों की भी मूवमेंट होती है, इसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, यानी आंत आगे से पीछे नीचे की ओर मूव करते रहती हैं अपने एक खास स्पीड से। तो उम्र के साथ या कुछ बीमारियों में वो मूवमेंट स्लो हो जाती है या डिसऑर्डर्ड हो जाती है, कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन को मूव करना चाहिए तब लार्ज इंटेस्टाइन मूव कर गई, या उल्टा हो गया इसका, या वो स्लो हो गई, जो ट्रांजिट टाइम है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो उस केस में कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिससे कि ट्रांजिट टाइम को बढ़ाया जा सकता है इंटेस्टाइन का, और स्टूल सिक्रीशन ठीक किया जा सकता है, स्टूल का एक्सक्रीशन को। तो अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये पहली बात हो गई। जहाँ तक खून आने का सवाल है, तो हमारे इंटेस्टाइन में हमारे मुंह से लेकर जो मल द्वार है वहाँ तक का जो रास्ता है, इसमें कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग हो रही है अंदर, तो उसके निकलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो वो मुंह से निकलेगा या मल द्वार द्वारा निकलेगा जी। तो वो किस प्रकार से निकल रहा है उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं या कि वो कौन से पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। जैसे अगर किसी को नीचे से ब्लीडिंग आ रही है, अगर बहुत नीचे छोटी आंत से आ रही है, तो जब वो डाइजेस्ट होकर बाहर निकलेगा तो उसका कलर अलग होता है, मैरून कलर का होता है। अगर वो बड़ी आंत से आ रहा है तो बिल्कुल लाल होता है, क्योंकि इसे डाइजेस्ट होने का समय नहीं मिला। और किसी को अल्सर से ब्लीडिंग हुई है पेट में और वो मल से निकलेगी, तो तब तक वो डाइजेस्ट हो चुकी होती है, तो उस बिल्कुल उसका कलर काला हो चुका होता है। तो काला मल हो, बिल्कुल ब्लैक, तो भी समझना चाहिए कि ब्लड आ रहा है, या मैरून है या रेड, 3 प्रकार से ब्लड आ सकता है जी। और चौथा एक प्रकार है कि आपको स्टूल में ब्लड नहीं दिख रहा आँख से, उसको ऑकल्ट ब्लड कहते हैं। यानी कि आपने टेस्ट कराया कमजोरी के लिए, पता चला हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है सपोज़, तो टेस्ट में पता चला, जब माइक्रोस्कोपिकली स्टूल को टेस्ट किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के, तो उसमें दिख रहा है कि रेड ब्लड सेल, यानी उसमें बहुत ज़्यादा रक्त की मात्रा है, जो आँखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन बूंद 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 हल्के हल्के वो बहुत दिनों तक हो रहा है और खून की कमी हो गई। उसको ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं इन स्टूल, यानी ऑकल्ट मतलब छुपा हुआ, तो ऑकल्ट ब्लड, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन चारों चीज़ की अलग अलग इवैल्यूएशन होती है और अलग अलग इलाज होता है। यूजुअली अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो बहुत लोकल कॉज कुछ बड़ी आंत में है, जैसे पाइल्स है, ये सबसे कॉमन है, या कोई मस्सा हो गया है जिसे पॉलिप बोलते हैं, जिससे ब्लड आ रहा है। और एज वाइज भी फिर डिवाइड करते हैं हम लोग कि यानी अगर किसी यंग इंसान को या बच्चे को ब्लड आ रहा है तो उसे पाइल्स या पॉलिप हो सकता है, लेकिन वही ब्लड अगर एक 70-65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग को आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग कैंसर सोचेंगे। डॉक्टर साहब, खान पान की आपने बात की थी, तो कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लेने से फिर हम फिट रहेंगे, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग या फिर डायरिया जैसी जो संभावना है वो बनी रहती है। क्या लगता है, डायरिया क्यों इस तरह से हो जाता है, या फिर फूड पॉइजनिंग क्या है? तो डायरिया मतलब कि ज़्यादा स्टूल में, अभी हम लोग ने बात की कब्जियत, जहाँ की स्टूल पास ही नहीं हो रहा था, एग्जैक्टली इसका ठीक उल्टा स्पेक्ट्रम है कि लूज मोशन हो रहे हैं किसी को। तो लूज मोशन का भी फिर उसी तरह कैटेगरी वाइज हम लोग बांट सकते हैं। तो कुछ तो पेट के अपने रोग हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है कमज़ोर है और हम खाना को खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो अनडाइजेस्टेड निकल जा रहा है। एक तो वो कैटेगरी हो गई बीमारियों की। दूसरी कैटेगरी है इन्फेक्टिव इलनेसेस, यानी हमने जो खाया उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या फंगस हैं जो पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारा बॉडी ये चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी बॉडी से निकल जाए, तो उसको एक्सक्रीट करने लूज मोशन के रूप में उसे शरीर से निकाल देता है। तो जिससे हम बच सकते हैं वो है खान पान में बदलाव करके कि जहाँ पर कभी खाना खाएं वो साफ़ सुथरा हो, एडिक्वेट वहाँ सैनिटेशन का प्रबंध हो, हाथ धो के जो बनाने वाला है वो हाथ धो के बना रहा हो, खाने के पहले हम खुद हाथ धो लें। तो साफ़ सफाई के ध्यान से इन्फेक्टिव डायरिया से तो पूरी तरह से 100% हम बच सकते हैं। अब जो दूसरे कैटेगरी की डायरिया है कि हमारे पाचन तंत्र ही कमज़ोर है, उसमें तो फिर आप जो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे डायरिया के लेके, पहले आपको इन्फेक्टिव का ही ट्रीटमेंट होगा। अगर आप नहीं ठीक हुए 2 से 3 दिन में और प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो फिर आगे देखा जाता है कि कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम है, स्टोमक में कि लार्ज इंटेस्टाइन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में, पैनक्रियाज में, किसी भी पाचन तंत्र के अंग में अगर समस्या है तो वो एज ए लूज मोशन प्रेजेंट कर सकता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लिवर स्पेशलिस्ट हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं, आज के समय में ज़्यादातर लोग जो हैं वो फैटी लीवर से प्रभावित हैं, यानी फैटी लीवर एक कॉमन रोग होता जा रहा है। जब भी कोई कुछ अल्ट्रासाउंड कराने या कुछ भी उस तरह की समस्या को ठीक कराने या जांच कराने जाते हैं तो फैटी लीवर के बारे में पता लगता है। क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है ये? तो जैसा कि नाम है फैटी लीवर, यानी लीवर हमारे में ज़्यादा फैट उसमें आ गया अब जितना होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फैट जो है जाके लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा। लीवर हमारे बॉडी का ही एक अंग है, तो जब फैट पूरे बॉडी में एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है तभी वही फैट लीवर में भी डिपॉजिट हो रहा है जी। तो बिल्कुल साधारण भाषा में हम कहें
तो मतलब अगर हम मोटे हो रहे हैं, यानी कोई इंसान में ज़्यादा वसा जम रहा है, तो वही वसा लीवर में भी जम जाएगा और वो फैटी लीवर के रूप में जब अल्ट्रासाउंड में दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लीवर में फ़ैट है, मतलब हमारे बॉडी में हर जगह फ़ैट है, लीवर में अब दिख रहा है, तो हमें उसका इलाज कराने की ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा हो रहा है आजकल ये? तो बस हमारी जीवन शैली है ना, पहले की तुलना में जो बदल गई है। अब जो हम खा रहे हैं वो ज़्यादा मीठा है, उसमें ज़्यादा फ़ैट है, उसमें ज़्यादा कैलोरी है। यानी कि जितना कैलोरी हम अगर दिन भर में एक आदमी को ज़रूरत होती है, जो नॉर्मल हम खा रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरी हम लोग इंटेक कर रहे हैं, जो आजकल का जो खाने बनाने का जो तरीका है या जो उसके वजह से। और दूसरा जो हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। कैलोरी कैसे बर्न होती है? फिज़िकल एक्टिविटी से। तो फिज़िकल एक्टिविटी डेली लाइफ में हर इंसान की कम हो गई इन जनरल, तो जो बैलेंस है वो तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। जी। तो बस वैसी ही बात है। तो फिर इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? इसका इलाज वह इसी में छुपा हुआ है कि या तो हम खाना कम करें, कैलोरी इंटेक कम करें, या जो कैलोरी इंटेक ऑलरेडी लेके फैट के रूप में जम चुका है उसको हम कैलोरी को बर्न आउट करें। तो एक तो खाना कम करना होगा, कैलोरी। तो खाना कम करने का एक लिमिट है, आप भूखे तो नहीं रह सकते हैं, तो खाना कम करना है। मतलब कैलोरी इंटेक अगर 1/3 या 1/4 से इंसान सोच ले कि कम करना है, कि अगर वो 4 रोटी सपोज खाता है नाश्ते में तो वो 3 कर ले, उसे 1 नहीं करना है, क्योंकि अगर वो 4 के बदले 1 खाएगा तो उसे इतनी भूख लगेगी शाम होते तो कि वो 2 समोसे खा लेगा कहीं जाके, तो वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसका जो फ़ायदा है। तो आप 1/3 या 1/4 अपना कैलोरी कम कर लें, जो भी खाते हैं उस चीज़ को, ये शुरुआत कर सकते हैं ऐसे, और अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। मोटे तौर पर हम ये कहें कि हम जो जैसे हमने सीढ़ियों पे चढ़ना छोड़ दिया है या फिर टहलना छोड़ दिया है, उसको अपनाना होगा। जीवन में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन में हमें वो सब चीज़ इनबिल्ड करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ और यहाँ पे होती है कि जब क्या यही कारण तो नहीं है कि कैंसर आजकल लीवर कैंसर ज़्यादा हो रहा है, या फिर और कौन से कारण है कैंसर के? तो लीवर कैंसर का जहाँ तक सवाल है, आज से 25 या 30 साल पहले तक सबसे इम्पोर्टेंट कारण था हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, जो कि ब्लड से होता था लोगों को। लेकिन धीरे धीरे चूंकि अब ब्लड बैंक का जो प्रोटोकॉल है वो इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि अब हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र नहीं होता है ब्लड डोनेशन के दौरान। फिर जो सेकंड कारण था वो था शराब पीने से। हर कोई कॉमन नॉलेज है सिरोसिस होता है लीवर का और लीवर कैंसर होता है। तो मास अवेयरनेस की वजह से और सरकार की बहुत सारी अच्छी नीतियों की वजह से शराब का सेवन भी कम हो गया सोसाइटी में, और लोगों में अवेयरनेस आ गया है, तो उससे होने वाले लीवर रोग भी अब कम हो गए हैं। आज के डेट में जो सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण है लीवर का सिरोसिस, क्योंकि सिरोटिक लीवर में ही कैंसर होता है जी। तो सिरोसिस होता है फैटी लीवर होने की वजह से, यानी लीवर में जो फैट जमा है वही 15 से 20 साल तक अगर उसका कोई निदान हम लोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे लीवर में सिरोसिस हो जाता है जी। और इस सिरोटिक लीवर में फिर कैंसर ग्रो करता है। तो आज के डेट में कैंसर इसलिए ज़्यादा हो रहा है लीवर का, क्योंकि फैटी लीवर वाले पिछले 15-20 सालों में जो लोग हैं उन सब को अभी सिरोसिस हो रहा है, और सिरोसिस के बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हो रहा है ना। जैसे डायबिटिक पेशेंट हर घर में हैं, बीपी वाले पेशेंट हर घर में हैं, अगले 5 से 10 साल में हर घर में सिरोटिक पेशेंट्स मिलेंगे, और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग और गंभीर रोग है। बिल्कुल, इसके साथ जीना बहुत ही मुश्किल है, इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, पेशेंट की लाइफ बिल्कुल ही ट्रबलसम हो जाती है, बहुत तरह की तकलीफ़ आती है, बहुत खर्चीला भी इलाज है। तो ये ना हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हो जाए और तब हम इसका इलाज करें जी। तो फैटी लीवर के स्तर पर इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, किसी को भी एक टारगेट देना होता है तब वो इसको अचीव। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि थोड़ा खाना कम कर दो, एक्सरसाइज करो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या एक्सरसाइज करो और उससे क्या हासिल करना है? तो किसी को भी समझना चाहिए कि 10% ऑफ बॉडी वेट उसको लूज़ करना है। अगर हम 70 के हैं, अगर हम 63 पे आ जाते हैं, 7 kg कम करते हैं, तो फैटी लीवर मेरा जड़ से ख़त्म हो सकता है। हर इंसान को एक टारगेट देना है जो फैटी लीवर के साथ आता है, कि उनको अपना बॉडी वेट कम करना है। कितना कम करना है? तो 10% कम करना है जी। और कैसे कम होगा? तो 1/3 अपना कैलोरी कम कर लें वो खाते समय, और 40 से 50 मिनट हफ्ते में 5 दिन कम से कम, 7 दिन भी नहीं करने की ज़रूरत है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसमें कि मॉर्निंग वॉक सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें आपको जिम की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप रोड पे कर सकते हैं, मैदान में कर सकते हैं। और इवन अगर आप, बहुत लोगों की कि सुबह 6 बजे उठ के जॉब पे जाना है, मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कि आप अपने जहाँ वर्क प्लेस है वहीं पे मूवमेंट करें। आप अपने पानी की बोतल 10 मीटर दूर रख दें,
दिन में 10 बार पानी पीने उठेंगे आप काम करते समय, चल के जाएं, वहाँ से पानी लेके आएँ। अपने कलीग से बात करना है, जाके बात करें, फ़ोन से नहीं बात करें। कोई कॉल आया फ़ोन पर तो उस समय उठ जाएं और जितना देर फ़ोन पे बात कर रहे हैं वॉक करते रहें। फिर जब फ़ोन ख़त्म हो जाए फिर आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं और काम करने लगे। तो छोटे छोटे ये सब जो एक्टिविटी है ये भी बहुत हेल्प करती है। तो ये मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर हम खान पान और अपनी जीवन शैली को सही तरीके से एक हेल्दी डाइट के साथ लें तो फिर हम कहीं ना कहीं इस तरह के जो रोग हैं, इस तरह की समस्या से हम निकल सकते हैं। आप चलते चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जल्दी जल्दी कुछ बताना चाहें तो? बिल्कुल, तो 2 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हम अपने मुंह के द्वारा जो भी डाल रहे हैं हमारे पेट में, उसके बारे में थोड़ा सा हम कॉन्शियस या अवेयर हो जाएं, क्योंकि जो टेस्ट है वो सिर्फ हमारे जीभ और पैलेट यानी मुंह में है। एक बार वो अंदर निकलने के बाद टेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं रह जाता है। तो टेस्ट को थोड़ा बैक सीट पे डाल दें। खाना खाते समय ये अवेयर रहें कि क्या खा रहे हैं। स्वस्थ चीज़ें लें, हरी सब्जियां, सलाद, फल ये डेली शामिल करें। जहाँ तक हो सके तेल का इस्तेमाल और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। और दूसरी चीज़, जितनी आपको भूख लगी है उससे आप थोड़ा सा 10% कम खाइए। भूखे मत रहिए, खाइए, लेकिन थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करिए कि पेट थोड़ा खाली रहे, आपको लगे ऐसा, तभी अपना खाना बंद कर दीजिए। और दूसरी चीज़, डेली एक फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज को अपने व्यायाम को शामिल कीजिए। वो योगासन हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, सुबह की मॉर्निंग वॉक हो सकती है, कोई जिम का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कुछ भी करिए। कोई फिज़िकल कुछ खेल कूद में आप शामिल हो सकते हैं। मतलब 40 से 45 मिनट डेली फिज़िकल एक्टिविटी होना ही चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आप ध्यान रख रहे हैं तो कम से कम 90% रोगों से तो आप बच सकते हैं। बाकी जो उम्र के साथ होंगी या जेनेटिक कुछ बीमारियां होंगी वो तो बिल्कुल अलग कैटेगरी है जी। लेकिन 90% रोगों से आप बस इन 2 चीज़ों को करके आप बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बेहद मैं कहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है और अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में आके आपने दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो आज आपने जाना कि पेट और लीवर में कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है, उससे बचा कैसे जाए। जैसा कि मैंने कहा, सर ने बताया कि लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज कर दें, डेली रूटीन में अगर हम हेल्दी डाइट लें या फिर जो जीवन शैली है उसमें हम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको अगर हम इन्वॉल्व करें तो हम कई तरह के रोग से वैसे भी निकल सकते हैं। और रही बात पेट और लीवर की स्वास्थ्य की समस्या के बारे में, तो इसमें हम जैसा कि सर ने बताया कि जो जो समस्याएं हैं उनसे निकलने के लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करें और कोशिश करें कि जो भी समस्या है उसका जल्दी से जल्दी निवारण हो सके। उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर रहूंगी। नमस्कार।